ना चाहते हुए भी मेघा के दिमाग में अक्सर अतीत आंखों के सामने आ जाती। पति 10 साल पहले साथ छोड़ गए, बच्चे तो बसीरा छोड़ चुके थे। मेघा बहुत कोशिश करती है वो पुरानी बातें ना सोचें, लेकिन वह रह रह कर उसे घेर लेती। वह क्या चीज़ है जो इतना परेशान करती रहती है उसे? मानो तो बहुत कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। वह सोचती है माँ हूँ ना, इसलिए तड़प रही हूँ। भूल तो हुई थी मुझसे, समय का चक्र था, उसे पलटा भी तो नहीं जा सकता। देखो ना, उस वक्त तो बड़ी आसानी से सोच लिया था माँ हूँ। उस वक्त मुझे अपनी बच्ची की चिंता कम, समाज की चिंता अधिक थी। अपनी कोख की जाई का दुख चुपचाप देखती रही। बच्ची के दुख पर समाज हावी हो गया। अरसों से वही कांटा चुभ रहा है। मन ही मन लाखों माफ़िया मांग चुकी हूँ, किंतु यह ईगो बार बार आड़े आ खड़ा हो गया। दोषी तो थी उसकी, फिर भी दोष स्थिति पर मरती आई। शुक्र है कोई सुन नहीं रहा। खुद से ही बातें कर रही हूँ। नियति कब और कहाँ करवट बदलती है कोई नहीं जानता। अब स्थिति यह है कि ना तो वह राशि से अपने दुख कहती है, ना वह ही अपने दुख बताती है। दोनों एक दूसरे की यातनाओं से घबराती हैं। वह अपने शहर में बताती है मैं मज़े से हूँ, और वह भी यही कहती है। वह आज तक भूमिका बांध रही है माफ़ी मांगने की। दरअसल बात 3 दशक पहले की है। अचानक अमेरिका से उसे किसी का फ़ोन आया, आपके दामाद का अचानक हार्ट फेल हो गया है। सुनते ही परिवार को मानसिक आघात लगा। पति ने कहा मेघा तुम चलने की तैयारी करो। बेटे ज्ञान ने भी पिता का साथ देते हुए, हाँ माँ, दीदी वहाँ बच्चों के साथ अकेली है। आपके वहाँ होने से राशि दीदी को बहुत सहारा होगा। मैं पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट व दूसरी औपचारिकताएं पूरी करवाता हूँ। ज्ञान बेटा, तू क्यों नहीं चला जाता? मैं तो अनपढ़ गवार, एक शब्द इंग्लिश का नहीं आता मुझे। मेरा वहाँ जाने का क्या फ़ायदा? माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपका जाना ही ठीक रहेगा। आप तसल्ली से वहाँ 5-6 महीने बिता भी सकती हैं। पापा की चिंता मत करना, ज्ञान ने आश्वासन देते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम दोनों बाप बेटे कहते हो ठीक ही होगा। मेघा ने तैयारियां शुरू कर दी। समय बीतता गया। बेटा 2 महीने होने को आए, अब तक तो मुझे राशि के पास होना चाहिए था। मेघा ने नाराजगी भरे स्वर में ज्ञान से कहा। माँ, दूतावास के लोग भी फजूल की औपचारिकताओं में उलझाए रखते हैं। बैंक का खाता, मकान के कागजात, एक मांग की पूर्ति नहीं होती कि दूसरी मांग खड़ी कर देते हैं। आखिरकार 3 महीने बाद पासपोर्ट तैयार हो गया। उड़ान शनिवार की थी। मेघा मन ही मन सोच रही थी उसे तो राशि के पास 3 महीने पहले ही होना चाहिए था। गर्मियाँ भी समाप्त हो चुकी थी। टीवी पर अमेरिका की बर्फ़ को देख देख उसकी हड्डियाँ गलने लगीं। भीतर भीतर उसे एक अज्ञात डर सताने लगा। उसे अपनी क्षमता पर शंका होने लगी। कैसे संभालेगी वह स्थिति को, पराए देश में अनजान लोगों के बीच। मेघा पहली बार विदेश के लिए अकेली सफ़र के लिए चल दी। एयरपोर्ट पर राशि के साथ मेघा के रिश्ते के देवर भी लेने आने वाले थे। उसे इमिग्रेशन से निकलते निकलते 2 घंटे लग गए। सुबह हो चुकी थी। बाहर पहुंचते ही चमचमाती नगरी की रोशनी, उस रोशनी में उसकी बेटी का दुख न जाने किस अंधियारे कोने में दुबक गया। उसकी आंखें राशि व अपने देवर को ढूंढने में नहीं, बल्कि गोरी गोरी अप्सराओं पर टिकी की टिकी रह गई। अचानक माँ शब्द ने उसका ध्यान भंग किया। राशि आज माँ के गले लग खूब रोना चाहती थी। माँ ने दूर से ही उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा संभालो खुद को, तुम्हें बच्चे संभालने हैं। एक बार फिर माँ ने जिम्मेदारियों का वास्ता दिया, जैसा कि बचपन से करती आई थी। मोटरवे पर पहुँचते ही देवर ने कहा, भाभी जी, पहुँचते पहुँचते 5 घंटे लग जाएंगे। आप लंबा सफ़र तय करके आई हैं, चाहे तो कार में आराम कर सकती हैं। ठीक है, जब मन करेगा तो आंखें मूंद लूँगी, मेघा ने कहा। मोटरवे पर कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर खेत नजर आ रहे थे। उनमें पीली पीली सरसों लहलहा रही थी। इतना खूबसूरत दृश्य देखकर मेघा को यूँ लगा मानो अभी अभी सूरज की पहली किरण दिखाई दी हो। वह सोचने लगी, कितना अच्छा हो ज्ञान और उसका परिवार भी यहीं पर बस जाए। घर चलकर राशि से बात करूँगी। माँ, बच्ची का गम भूलकर अपने बेटे को बसाने की बात सोचने लगी। राशि टुकुर टुकुर माँ की ओर देखती रही। मेघा प्यार से राशि का सिर अपनी गोद में रख सहलाने लगी। सहलाते सहलाते उसका मन इम्पोर्टेड चीज़ों की शॉपिंग की ओर चला गया।
मन ही मन खरीदारी की सूची तैयार करने लगी। वातावरण में कुछ देर के लिए चुप्पी सी छा गई। माँ, क्या सोच रही हो? अभी तो भैया से अलग हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। राशि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, कोई विशेष बात नहीं। बिना सोचे समझे उत्सुकता से मेघा ने शॉपिंग की सूची दोहरा दी। यह तेरे भाई ज्ञान व बच्चों की सूची है। तू मुझे 300 पाउंड दे देना, ज्ञान हिसाब कर देगा बाद में। राशि खामोश रही। मेघा को गलती का एहसास होते ही उसकी ममता कच्ची सी पड़ गई। सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? कैसे भूल गई? मैं तो उसका दुख बांटने आई हूँ। वह अपनी बचकाना हरकत पर शर्मिंदा सी हो गई। मेघा की बात सुनते ही राशि हैरान हुई। कुछ क्षण के लिए दोनों में मौन का पर्दा गिर गया। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, माँ, भैया व उसके परिवार के लिए ही क्यों? छोटी बहन प्रिया व उसका परिवार भी तो है दिल्ली में। मेघा शर्मिंदगी का घूंट पीते हुए बोली, बेटा, मैंने अभी बात पूरी ही कहाँ की है। जानती हूँ प्रिया भी मेरी बेटी है। माँ केवल कहने के लिए। बहुत दकियानूस हो आप। अपनी ही संतानों में भेदभाव करती हो। स्थिति को भांपते हुए मेघा ने अपने मुंह को बंद रखना ही उचित समझा और बड़बड़ाने लगी, आगे से ध्यान रखूंगी मेरी माँ। घर पहुंचकर राशि का विशाल मकान देखकर मेघा हक्की बक्की रह गई। ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, कोई भी तो घर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लगा मानो विशाल उपवन में एक गुड़िया का घर लाकर रख दिया गया हो। अभी घर के भीतर जाना शेष था। दरवाज़ा खुलते ही नानी नानी करते नाती नानी से लिपट गए। कुछ समय बैठने के बाद राशि ने बच्चों से कहा, बेटा, नानी को उनका कमरा दिखाओ। चलो नानी, सामान अंकल ऊपर ले जाएंगे। माँ, यहाँ नौकरों चाकरों का चक्कर नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। शाम के 4 बज चुके थे। पतझड़ का मौसम था। आसपास फैली हुई झाड़ियों की परछाइयाँ घर की दीवार पर सरकती सरकती गायब हो चुकी थी। रात का अंधकार उतर आया था। घर के पीछे चारों ओर बड़े बड़े छायादार वृक्ष अंधकार में और भी काले लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन वृक्षों के पीछे एक दुनिया आबाद हो। वह हतप्रभ थी। चारों ओर धुंध उतर आई थी। हेमंत बेटा, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? मेघा ने प्यार से कहा। नानी डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आता। 8 वर्ष के हेमंत ने नानी को आश्वासन देते हुए कहा, नहीं नानी, आपको पता है रात को यहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। नटखट हर्ष ने शरारती लहजे में कहा, जो अभी 5 वर्ष का ही था। हर्ष, प्लीज़ मत डराओ नानी को। उस दिन आधी रात तक मेघा डर की मारी जागती रही। उसने जीवन में इतना भयावह सन्नाटा पहली बार महसूस किया था। मेघा को गली के चौकीदार के डंडे की ठक ठक व आवारा कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ें याद आने लगी। घर में कोई पुरुष भी नहीं था। अब तक तो देवर भी अपने घर चले गए थे। फिर सोचती, मुझे यहाँ स्थायी रूप से थोड़े ही रहना है। धीरे धीरे उसने राशि के रहन सहन से समझौता कर लिया। घर में सभी सुविधाओं के होते हुए भी उसका मन नहीं टिक पा रहा था। अकेलापन व सूनापन उसे बहुत कचोटता। इंसान तो क्या, कोई परिंदा तक नहीं दिखाई देता था। डाकिया न जाने कब पत्र डाल जाता। 1 सप्ताह बाद राशि ने काम पर जाते समय माँ को घर के तौर तरीके, गैस हीटिंग, टेलीफोन पर संदेश लेना, टेलीफोन करना व कुछ इंग्लिश के शब्द, थैंक यू, प्लीज़ वगैरह सिखा दिए। रही सही कसर हेमंत और हर्ष ने पूरी कर दी। काम पर जाते जाते राशि ने कहा, माँ, आपका मन करे तो घर का काम कर सकती हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। मेघा ने जीवन में पहली बार तन मन को जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त पाया था। वह सारा दिन हिंदी के सीरियल देखती रहती। बच्चों के घर आ जाने पर उनके साथ इंग्लिश सीरियल देखती। इंग्लिश ना आते हुए भी इंग्लिश रिश्तों के ताने बाने, हाव भाव से समझ जाती। किंतु उन सीरियलों के पति पत्नी के संबंध दूसरे लोग के लगते। सोचती, ऐसा भी होता है क्या? उनके दृष्टिकोण सोच बहुत अजीब लगते। काम पर जाने से पहले राशि माँ को खाना परोस कर जाती थी। जब भूख लगती तो मेघा माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खा लेती। संपूर्ण स्वतंत्रता का एहसास उसे पहली बार हुआ था। शाम को हेमंत व हर्ष के बिस्तर में जाने के बाद माँ बेटी दोनों बैठी रहती। अपने पति मानव की खाली कुर्सी को टुकुर टुकुर देखते देखते अक्सर राशि की आंखें छलछला आती। ऐसी स्थिति में
मेघा के लिए संयम रखना सहज ना था, बस भड़क उठती। 6 महीने हो गए उसे गए। अगर मेरी बात मान लेती तो आज माथे पर विधवा का टीका ना लगा होता। हाँ हाँ, ऊपर से कोई अपनी लंबी उम्र का पट्टा लिखाकर थोड़ी ही आता है। आपने तो पूरा जोर लगा दिया था कि हमारी शादी ना हो। मेरे जीवन में कितनी लक्ष्मण रेखाएं खींच दी थी आपने। जब तक उन पर चलती रही ठीक था, जब नहीं मानी तो हर समय वही व्यंग, तानों की बरसात। मानव के माँ बाप पुराने विचारों के हैं, तू अनचाहे कपड़े लत्ते नहीं पहन सकेगी, वगैरह वगैरह। राशि, गरम जुराबे तो देना, बहुत सर्दी है। मेघा ने बात को दूसरा मोड़ देते हुए कहा। यह लो माँ, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। बलि चढ़ाना चाहती थी मुझे, लड़की थी ना मैं। और भैया, जिसका नाम लिया उससे शादी कर दी, लड़का था ना इसलिए, राशि ने गुस्से में कहा। अचानक वातावरण में एक घुटा सा सन्नाटा छा गया। कैसे कैंची सी जबान चलाती है, माँ हूँ तेरी, आगे एक शब्द नहीं सुनूंगी। कुछ क्षण दोनों के बीच नाराजगी व औपचारिकता में गुजरे। कुछ मिनट बाद मेघा गुस्से में बड़बड़ाती हुई सोने के कमरे में चली गई। मेघा ने खिड़की से बाहर झांका। तेज हवा चल रही थी, चारों ओर व्यापक वीरान। चुप्पी से डर लग रहा था। हवा के झोंकों से पर्दों का हिलना डुलना उसे और डराने लगा। डरते डरते न जाने कब उसकी आंख लगी और सुबह भी हो गई। राशि की आज छुट्टी थी। माँ, शॉपिंग करनी है तो आधे घंटे में तैयार हो जाइएगा, राशि ने कहा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखकर मेघा की आंखें खुली की खुली रह गई। राशि ने मेघा की सोच पर ब्रेक लगाते हुए कहा। माँ, लिस्ट निकालो अपनी। एक ही सांस में मेघा ने अपनी लिस्ट दोहरा दी। तुम्हारे भाई के लिए डिजिटल कैमरा, भाभी के लिए चमड़े का पर्स, अंश के लिए फुटबॉल और घड़ी, विधि के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और एक बढ़िया सी घड़ी। अब प्रिया की लिस्ट निकालो। उसके लिए पैसे बचे तो लूँगी, उसका पति जो है वही लेकर देगा। राशि ने मेघा की बात को सुना अनसुना करते हुए कहा। माँ, अगर ऐसी बात है तो आपने ज्ञान भैया का ठेका क्यों लिया है? वे भी तो शादीशुदा हैं, कमाते हैं। क्या प्रिया को कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी मेरी भांति? मेघा ने राशि की बातों को नज़रअंदाज करके पलक झपकते ही 200 पाउंड खर्च कर डाले। इतने पैसों की अहमियत से अनजान थी वह। शायद पहली बार उसे पैसे खर्च करने की छूट मिली थी। राशि, तुम बेकार में अपने भाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? शायद भूल रही हो, वंश उसी से चलने वाला है। ऐसी बातें सुनकर राशि के होठों पर फीकी मुस्कान उभर आई। घर पहुंचते ही सबने गर्मा गर्म चाय पी। राशि सोफे पर आंखें मूंद कर आराम करने, मेघा भी ऊपर अपने कमरे में आराम करने चली गई। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की खटपट से उसकी आंख खुली। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, राशि काम के लिए। सुबह से शाम तक टीवी देखना मेघा की दिनचर्या में आ गया था। राशि कब घर वापस आई, कब गई, उसे पता ही नहीं चलता। शाम को काम निपटा कर दोनों माँ बेटी बैठी थी। बच्चे स्कूल का काम कर रहे थे। मेघा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। राशि, आज कमरे की खिड़कियां बंद करते समय मेरी निगाह मानव की अलमारी पर पड़ी। बेटा, तुम क्यों नहीं उसका सामान समेट देती? सुनो, यह कुर्सी भी हटा दो यहाँ से। इसे देखकर अक्सर तुम उदास हो जाती हो। इतना सुनते ही राशि तिलमिला उठी। माँ, बात यहीं समाप्त कर दीजिए। यह मानव का घर है, हम उसकी ही छत के नीचे खड़े हैं। उसकी मिट्टी को मत कुरे दो, मर चुका है वह, नहीं आएगा अब वापस, कभी नहीं आएगा। बहुत कोस चुकी हैं आप उसे, अब बंद करो कोसना। मैंने पति को और मेरे बच्चों ने पिता को खोया है। माँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जबान दराजगी के लिए मजबूर मत करो। मानव की चीज़ें आसपास होने से मुझे उसके होने का एहसास होता है। उसके कपड़ों में से उसकी महक आती है। मेरे उदास कमज़ोर छड़ों में उसकी चीज़ें मरहम का काम करती हैं। मेरा यही तरीका है अपने दुख से निपटने का। कई बार तो ऐसा लगता है अगर कहीं वह लौट आया तो उसे क्या उत्तर दूंगी। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कहती रही, हमेशा से ही आपके मुख से यह सुनती आई थी। उसकी नाक पकौड़ा है, चीनी लगता है। बड़ी अकड़ से आपने उसे चुनौती दी थी, वह भी 100% खरा उतरा था आपकी चुनौती पर। इतना बड़ा घर, रुतबा, इज्जत, सभी कुछ तो प्राप्त किया था उसने। कहते कहते वह फिर सुबक सुबक कर रोने लगी। गलत ही क्या कहा है मैंने? 2 बेटों की जिम्मेदारी छोड़ गया है,
मुझे यहाँ और नहीं रहना, टिकट कटा दे। मेरे वापसी का, मेघा ने झुंझुला कर कहा। बस यही औजार रह गया है आपके पास। एकाएक कमरे में बोझिल सा सन्नाटा छा गया। राशि और मेघा के बीच चुप्पी की दीवार खड़ी हो गई थी। मेघा ने अपना मुंह बंद रखने की ठान ली। समय कब पतझड़ व गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की गोद में सिमट गया, पता ही नहीं चला। सर्दी बढ़ती जा रही थी। बर्फ कोहरा सर्द हवाओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। सुबह के 9 बजने को थे। अभी तक कोहरे की धुन नहीं छटी थी। सूरज उगा या नहीं, इसका अनुमान लगाना कठिन था। प्रतिदिन घर से सबके चले जाने के बाद मेघा टीवी में लीन रहती। स्कूल से घर आते ही आज दोनों नाती चिल्लाने लगे, नानी भूख लगी है। अरे थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी। इतना कहकर मेघा फिर टीवी सीरियल में लीन हो गई। सड़कों पर बर्फ़ पड़ने के कारण राशि को घर पहुंचने में देर हो गई। घर पहुंचते ही बच्चे बोले, मम्मी देर से क्यों आई हैं आप? भूख के मारे दम निकल रहा है। नानी से क्यों नहीं कहा? राशि ने झुंझुलाते हुए कहा। कहा था, नानी ने कहा कि मम्मी आने वाली है। राशि ने चाय नाश्ता बनाकर सबको परोसा। रात के खाने के बाद बच्चे अपने कमरे में चले गए। तब राशि बोली, माँ मैं हर रोज़ देखती हूँ कि जब मैं काम से घर आती हूँ आप टीवी में इतनी मगन होती हैं कि मेरी उपस्थिति का भी एहसास नहीं होता आपको। क्यों? क्योंकि मैं भैया नहीं हूँ ना। यूँ कहूँ तो ज़्यादा ठीक होगा, लड़का जो नहीं हूँ। मुझे याद है जब भी भैया के काम से घर आने का समय होता तो भाभी के होते हुए भी आप समय से पहले ही उनके लिए चाय, पकौड़े या समोसे मेज पर तैयार रखती और बच्चों से कहती, पापा से दूर रहना, तुम्हारे पापा काम से हारे थके आए हैं। यह नहीं, उनके हाथ मुंह धोने के लिए तौलिया पानी सब कुछ तैयार रहता। अगर गर्मी होती तो आप उन्हें पंखा भी झलती। ठीक कह रही हूँ ना? जवाब दो। यहाँ मैं भी तो नौकरी करती हूँ, घर चला रही हूँ, माँ के कर्तव्यों के संग पिता की भूमिका भी निभा रही हूँ। मुझे तो चाय का प्याला क्या देना, मुझी से सभी अपेक्षाएं करते हैं। आप एक औरत होते हुए भी आखिर क्यों औरत को उसकी अहमियत से दूर कर रही हैं? क्यों उसे बार बार याद दिलाती हैं कि वह अस्तित्वहीन है? इतना भेदभाव क्यों माँ? आप अपनी अहमियत जतलाने से कभी नहीं चूकती कि मैं माँ हूँ। यहाँ तक कि जब कोई मानव का शोक प्रकट करने आता है आप उसके सामने अपनी समस्याएं रखकर उसे अपने बखेड़ों में उलझा लेती हैं। आप क्यों भूल जाती हैं कि आप मेरे पति की मृत्यु पर शोक प्रकट करने, बेटी को सहारा देने आई हैं, छुट्टियां मनाने नहीं। मेघा ने बेटी के सवालों का उत्तर न देने की मनसा से गूंगे बहरी सी नीति अपना ली। माँ बेटी में परस्पर विरोधी विचारों का युद्ध चलता रहा। मेघा अपने सोने के कमरे में चली गई। उसका सिर चकरा रहा था। कमरे में रात का धुंधलका चुपके से घिर आया था, मानो कनपट्टियों से धुएं की 2 लकीरें ऊपर उड़ती हुई सिर के बीचों बीच मिलने की चेष्टा कर रही हूँ। उसके सीने में बेचैनी उतर आई थी। राशि ने उसकी जंग लगी सोच का बटन दबा दिया था। उसके मस्तिष्क में उथल पुथल होने लगी। मेघा नाराज नहीं थी, सोच रही थी, राशि ठीक ही कहती है। अपने ममत्व का गला घोटते समय उसे यह एहसास क्यों नहीं हुआ? वह भी बहन भाइयों में पली है। वह स्वयं के ही प्रश्नों में उलझ गई। क्या सचमुच अनपढ़ होने से मेरी सोच की सुई में विराम लग गया है? छी छी, शर्मिंदा थी वह अपने व्यवहार से, सोच से। माफ़ी की सोचते ही उसका अहम आड़े आ जाता। सोचने लगती, क्या माँ होने के नाते सभी अधिकार उसी के हैं? माँ जो थी गलत कैसे हो सकती थी? उस रात राशि की बातें उसके जहन में उमड़ती घुमड़ती रही। एक शब्द भेदभाव उसकी जहन में घर कर गया। मन कर रहा था माफ़ी मांग लूँ, मस्तिष्क कह रहा था कैसे, क्यों? यह सोच तो घुट्टी में पिलाई गई है। तू लड़की है, औरत है, तेरा वजूद कुछ नहीं। यह आभास तो पल पल दिलाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है। सुबह मेघा नीचे आकर बैठ गई, किंतु बार बार रात की अधूरी नींद उसकी पलकों पर आ बैठती। बच्चे स्कूल चले गए, राशि अपने काम पर। यह मौसम का तो यह हाल है, ना सुबह होती है ना दोपहर, बस सांझ ही सांझ रहती है। घर पर काम भी अधिक ना था। जितना मेघा को समझ आता कर लेती थी। मेघा का मन अपने घर जाने को उचाट होने लगा था। माँ बेटी में संकोच और तनाव की चट्टान खड़ी हो गई। दोनों अपनी अपनी चुप्पी की रेखाएं खींचे दिन काट रही थीं। एक दिन बच्चे अपने स्कूल का काम करने में व्यस्त थे। मेघा ने चुप्पी भंग करते हुए कहा, राशि बेटा, तेरे पापा कह रहे थे कि अब तो
राशि संभल गई होगी। तुम्हें गए भी 4 महीने हो गए हैं। रमेश की शादी हो गई है तय। अगले महीने तक आ जाओ। शादी? चाचा जी की? अभी 2 महीने पहले ही तो चाची जी की मृत्यु हुई है। उनकी तो राख भी ठंडी नहीं हुई। शादी है या मजाक? राशि, क्या हो गया है तेरी बुद्धि को? रमेश पुरुष है, भला कैसे संभाल सकता है गृहस्थी को? उसकी भी व्यक्तिगत कई तरह की ज़रूरतें हैं। जीवन का रथ 2 पहियों से ही चलता है। लड़की भी देखी भाली है, उसकी साली है। बच्चों की मौसी बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार भी नहीं करेगी। स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा वापसी का टिकट कटा दें। माँ, मैं कुछ भी कहती हूँ तो आपको बुरा लगता है। मेरी इस बात को गलत मत लेना। समझना, जिस दिन से आप आई हैं, आपके मुख से तेरा भाई, तेरा चाचा, दोनों की पत्नियों के देहांत होते ही उनकी दुल्हनें तैयार खड़ी थीं। कभी उन सबकी सालियों से भी पूछा या फिर उनकी मजबूरी का लाभ उठाया? एक ही तर्क के साथ कि आदमी हैं, उनके जीवन की नाव अकेले कैसे चलेगी? बच्चे कैसे संभलेंगे? उनकी ज़रूरतें हैं। नौकरियां करते हैं जबकि घर पर दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, नौकर चाकर सभी हैं। दूर क्या जाना। ज्ञान भैया जान छिड़कते थे भाभी पर। भाभी के जाते ही आप ही तूफान ले आई थी। हाय रे मेरा बेटा, अकेला रह गया, कैसे काटेगा जीवन? कौन करेगा उसकी देखभाल? भैया तो आपके साथ ही रहते थे। क्या भैया सचमुच अकेले थे? उनको खाना नहीं मिल रहा था, कपड़े धुले हुए नहीं मिल रहे थे, बच्चे नहीं पल रहे थे? इतनी जल्दी भी क्या थी? क्या पुरुष इतना कमज़ोर है या हम औरतों ने उसे बना दिया है? सदियों से हम नारियों का पुरुष की इतनी हिफाजत करने का परिणाम देखा है, इसीलिए वह अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर हम पर अत्याचार करता आया है और करता रहेगा। पिछले 4 महीनों से देख रही हूँ, आपको सबकी चिंता है, अपनी भी, केवल मेरी नहीं। कभी सोचा है मेरे बारे में? इस बियाबान घर में, परदेश में छोटे छोटे बच्चों के साथ लंबी लंबी सूनी रातें कैसे काटूंगी? क्या मेरे बच्चों को बाप की और मुझे पति की ज़रूरत नहीं? क्या मेरी ज़रूरतें नहीं हैं? क्यों? क्योंकि मैं बेटा नहीं हूँ। पापा ने तो कभी भेदभाव किया नहीं, फिर आप में भेदभाव के लक्षण कैसे आ गए? माताएं बेटों को 16 महीने पेट में रखती हैं क्या? बेटा पैदा होने पर अधिक पीड़ा होती है क्या? क्या बेटा आपको उतना ही प्यार करता है जितना बेटियाँ? माँ, अपने अंतर मन में झांक कर देखो। अगर हम औरतें ही बेटे बेटियों में भेदभाव करती रहेंगी तो कैसे मिलेगा बराबर का सम्मान लड़कियों को? कौन देगा? पति, ससुराल या समाज? पैदा होते ही लड़कियों को माँ बाप के घर में पल पल सुनना पड़ता है। पढ़ाना मत लड़की को, पैसा बर्बाद मत करना बेटियों पर, वे पराया धन हैं। वहीं ससुराल में पैर पड़ते ही उन्हें सुनना पड़ता है, बाहर से आई है, पराई है, अपनी भला कैसे बन सकती है? अब आप ही बताइए, क्या पहचान है बेटियों की? इनका कौन सा घर है, माँ बाप का, ससुराल का या कोई नहीं, बेघर? माँ, आपको याद है मेरी सहेली? तलाक के बाद उसने पूरे परिवार को अमेरिका में बुलाकर स्थापित किया, बहन भाइयों की शादी की। माँ बाप भी सदा उसी के साथ रहे। पिछले 30 वर्षों में उन्हें एक बार भी ध्यान नहीं आया कि उसको भी पति और उसके बेटों को बाप की ज़रूरत हो सकती है। माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं है कि बेटी की दूसरी शादी कर दें। आप बेफिक्र रहिए, मेरी शादी करने का भी कोई विचार नहीं है। मैं तो आपकी दबी सोच की चेतना को जगा रही हूँ, आपको एहसास दिला रही हूँ। इस लड़का लड़की के भेदभाव को मिटाने का बीड़ा अगर हम स्त्रियाँ नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? अगर हम एक दीपक जलाएंगे, उसके संग संग हजारों दीपक दिलों में उजाला करते जाएंगे। उस दिन राशि ने मेघा की वर्षों से सुप्त चेतना पर बर्फीला पानी डालकर जगा दिया। आज बेटी के ताने उल्हाने कटाक्ष अर्थहीन नहीं थे, उनका अर्थ था, उनमें लौ थी। ठीक ही तो कह रही थी राशि। माँ, तुम्हारी सोच अपाहिज हुई बैठी है। गूंगे बहरे व अंधों की तो लाचारी है, पर आप तो जानबूझकर अंधी बहरी हुई बैठी हैं। उस कबूतर की भांति, यह जानते हुए भी कि वह उड़ सकता है, किंतु बिल्ली को देखते ही आंखें मूंद लेता है और बिल्ली उसे खा जाती है। जान किसकी जाती है? कबूतर की ना। माँ, बेशक नारी पर समाज के अंकुश लगे हैं, किंतु उसकी सोच तो स्वतंत्र है, पराधीन नहीं। मेघा सोचने पर मजबूर हो गई। क्यों आज उसकी सोच आज़ाद नहीं? मैं तो हाड़ मास की जिंदा औरत हूँ। घर में भेदभाव का बीज तो माँ ही बीजती है। क्या कभी सुना है ससुर ने बहू पर अत्याचार किए, उसे जला डाला? इसी सोच के कारण आज नारी के
अस्मिता संकट में है। उस रात मेघा मन में जागृति की लौ लेकर चैन से सो गई। उसने ठान लिया था सुबह साहस बटोर कर बेटी से माफ़ी मांग लेगी, फिर ज़रूर अपनी सोच बदलने का दीपक जलाएगी, जिसकी लौ से और दीपक जलेंगे। मन ही मन भयभीत भी थी बेटी की सोच से। सुबह उठते ही मेघा डरते डरते बोली, बेटा राशि, बेटा मुझे। जी माँ, कहिए। कुछ नहीं कुछ नहीं। माफ़ी शब्द उसके गले में अटका रहा। दोनों के लिए एक नई सुबह थी। राशि ने संक्षिप्त मुस्कुराहट से कहा, माँ बस एक बार बेटी को बुढ़ापे की लाठी बनने का अवसर देकर देखिए, उसे बेटे से सम्मान देकर देखिए। मेघा ने राशि की ओर प्यार से देखते हुए कहा, बेटा कुछ इच्छाएं याद आ रही हैं, कुछ कामनाएं घुमट रही हैं। अब तो क्रिसमस के बाद ही आऊँगी। आज फिर मेघा का ईगो आड़े आ खड़ा हुआ। एक बार फिर वह माफ़ी शब्द निकल गई और सवाल सुलगते रह गए। राशि समझ चुकी थी कि माँ को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बच्चे ही उसकी दुनिया हैं और वैसे भी उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ कहानी का कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा।